आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आइए आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुर्खियों में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी। और वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर कई आरोप मढ़े। सबसे पहले तो ये कहा कि हवाई जहाज में तेल कम होने की वजह से उसे और घुमाया गया ताकि दुर्घटना हो जाए और उसमें सवार ममता बनर्जी की मृत्यु हो जाए। यह बात अलग है कि उस हवाई जहाज में 174 यात्री थे, जिनमें से एक ममता बनर्जी थी। क्या कोई सरकार ऐसा कदम उठा सकती है? यह बात सोचने की है। उसके बाद उन्होंने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ साथ तमाम कर्मचारियों को राइटर्स बिल्डिंग में रखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सैनिक अभ्यास हो रहा है। यह बात अलग है कि उन्हें जानकारी थी कि पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में, खास करके बंगाल के कुछ इलाकों में सेना की गतिविधियां हैं और वो जांच के लिए रखी गई हैं, वो तमाम मूवमेंट्स को देखने के लिए रखी गई हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, इसलिए यह कदम उठाया गया है और इसकी जानकारी उनको थी। लेकिन सुर्खियों में बने रहने के लिए नेता जब वाकई में अपनी लीक से हट जाते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। ममता बनर्जी उनमें से एक है। पश्चिम बंगाल की सड़कों पर सेना की मूवमेंट से क्यों डरी ममता बनर्जी? सेना की तैनाती पर टीएमसी ने क्यों मचाया हंगामा? जानकारी के बावजूद ममता बनर्जी ने क्यों किया सियासी ड्रामा? रूटीन एक्सरसाइज को तख्ता पलट की साजिश बताने का मतलब क्या है? सेना की नीयत पर सवाल उठाने का आखिर मकसद क्या था? ये वो सवाल हैं जो दिन भर देश के सियासी गलियारों में न केवल चर्चा का सबब बने रहे, बल्कि इस मुद्दे को लेकर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सड़क से लेकर संसद तक खूब शोर भी मचाया। खुद राज्य की सीएम ममता बनर्जी ने भी सेना को हटाने की मांग को लेकर सचिवालय में रात गुजार दी। सवाल ये उठता है कि आखिर पश्चिम बंगाल में सेना की तैनाती को लेकर इतना हंगामा क्यों किया गया? सरकार से लेकर पश्चिम बंगाल तक की पुलिस को यह अच्छी तरह से मालूम था कि ये सेना की रूटीन एक्सरसाइज है, बावजूद इसके हंगामा क्यों खड़ा किया गया? न्यूज नेशन के पास वो एक्सक्लूसिव दस्तावेज हैं जिसमें आर्मी ने 24 नवंबर को ही राज्य सरकार को इस बात की इत्तला कर दी थी कि वो राज्य में रूटीन एक्सरसाइज करने वाली थी। ये वो खास और एक्सक्लूसिव चिट्ठियां हैं जिनके जरिए ये स्पष्ट हो रहा है कि आर्मी जो है उन्होंने पहले ही इस बात की इत्तला पश्चिम बंगाल सरकार को दे दी थी कि वो एक रूटीन एक्सरसाइज पश्चिम बंगाल में करने वाली है। ये पहली चिट्ठी है, देख सकते हैं हम, न्यूज नेशन के दर्शकों को दिखा रहे हैं। श्री सुप्रतिम सरकार, एडिशनल सीपी, ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ पुलिस, लाल बाजार स्ट्रीट, कोलकाता। तो ये जो है पुलिस को चिट्ठी दी गई। साथ ही साथ यहाँ पे ये दूसरी चिट्ठी है प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, यानी कि सीधे तौर पे पश्चिम बंगाल सरकार को ये चिट्ठी भेजी गई है, जिसमें एक बार ये कहा गया है कि 30 नवंबर जो है तब से ये जो एक्सरसाइज है इसे शुरू किया जाएगा। 72 घंटे का ये एक्सरसाइज है। इसमें खास तौर पे ये भी मेंशन कर दिया गया 24 नवंबर को ये सारी चिट्ठियां जो हैं इन सारे डिपार्टमेंट्स में भेजी गई थी। और ये देख सकते हैं, ये खास द वाइस चेयरमैन HRBC भवन, HRBC वो डिपार्टमेंट है जो विद्यासागर सेतु का देखभाल करती है। विद्यासागर सेतु में ही सबसे पहले आर्मी के 2 जवानों को टोल प्लाजा में खड़े हुए देखा गया था और ये वो जगह है जो कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ऑफिस से महज 200 मीटर की दूरी में है। बावजूद इसके पश्चिम बंगाल की सरकार और टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सेना से लेकर केंद्र सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। सेना ने पश्चिम बंगाल की सरकार के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। पश्चिम बंगाल की सरकार का पहला आरोप था कि राज्य सरकार को बिना बताए सेना तैनात की गई। इस पर सेना ने जवाब दिया कि आर्मी ने बंगाल सरकार और हावड़ा प्रशासन को चिट्ठी लिखकर पहले ही जानकारी दे दी थी। ममता बनर्जी ने सेना की तैनाती को तख्ता पलट की कोशिश का नाम देना चाहा। सचिवालय में रात भर रुककर उन्होंने विरोध किया, जबकि सेना ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। टीएमसी ने सेना पर टोल वसूलने का आरोप भी लगाया, जिस पर आर्मी ने जवाब दिया कि सेना हर साल इस तरह की रूटीन एक्सरसाइज करती है। जो जवान तैनात किए जाते हैं उनके पास हथियार नहीं होता। ममता बनर्जी ने संघीय व्यवस्था पर हमला करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगी, लेकिन सेना ने इस बात का भी जवाब दिया। सेना के मुताबिक इस तरह के रूटीन एक्सरसाइज देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे ही होता है। इसमें चौंकाने वाला कुछ भी नहीं है,
क्योंकि ये सरकारी आदेश के अनुसार होता है। This is a baseless, and if anybody has got any proof on that, it is for the investigation agency to prove that point. We deny this charge with all contempt. This is exercise for our operational purposes. That is all I can tell you about this. इतना ही नहीं, सेना ने यह भी साफ कर दिया है कि पिछले साल 19 नवंबर से 21 नवंबर तक पश्चिम बंगाल की उन्हीं जगहों पर इसी तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया जैसे इस बार किया गया था। आर्मी के मुताबिक मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा, असम और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की एक्सरसाइज की गई है, लेकिन कहीं कुछ हंगामा नहीं हुआ। फिर सवाल ये उठता है कि जानकारी के बावजूद सेना को लेकर इस तरह का हंगामा खड़ा क्यों किया गया। कोलकाता से देवजानी चौबे के साथ टीम न्यूज नेशन। इस रिपोर्ट के बाद आपको यह समझते देर नहीं लगी होगी कि आखिरकार बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ये तमाशा क्यों करना चाह रही हैं। जाहिर सी बात है, जब से नोटबंदी की बात सामने आई है तब से वो अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर एक नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं। पश्चिम बंगाल के दायरे से बाहर निकलकर वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले खुद को खड़ा करना चाहती हैं और इसलिए तमाम राजनीतिक दलों के साथ हाथ भी मिला रही हैं। ये बात अलग है कि उन्हें तमाम जगहों पर झटके लग रहे हैं, चाहे अखिलेश यादव हो या फिर नीतीश कुमार या फिर लालू प्रसाद यादव, ये तमाम लोग उनके साथ खड़े नहीं हैं। यहां तक कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी उनके साथ नहीं हैं। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस की मुखिया को बस यही लग रहा है कि अगर राजनीतिक रसूख नहीं बढ़ रहा तो सनसनीखेज तरीके से अपना नाम तो रोशन किया जाए। पहले जान से मारने की साजिश का आरोप, अब सरकार पर तख्ता पलट करने की साजिश का इल्जाम। ये ममता बनर्जी की सियासत ही है कि वो कोलकाता में रहकर दिल्ली में सीधे पीएम मोदी पर हमला बोल रही हैं। And this Modi government caused all the loss, and that's why this political vendetta. Even army, I have a great respect for them, great regards for them. We are proud of them. I said all the jawans, including army and my administration, whoever worked for the administration, they are also doing good work, very tough work. I have a great respect for them. But why they will be used for a political vendetta? It is procedurally, it is incorrect, it is wrong. कोलकाता की सड़कों पर सेना की तैनाती को लेकर टीएमसी कार्यकर्ता न केवल सड़कों पर उतरे बल्कि जोरदार विरोध प्रदर्शन भी किया। पश्चिम बंगाल में ये मुद्दा तो छाया रहा, लेकिन दिल्ली की सियासत भी टीएमसी के नेताओं ने गर्म रखी। संसद में इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी। टीएमसी सांसदों ने सरकार से जवाब मांगा, सेना को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। No permission was sought from the Secretariat of West Bengal government. Madam Navarno, the name of the Secretariat, is just attached to the Vidyasagar Toll Plaza. Just adjacent to this toll plaza, army was deployed in 19 places of the state of Bengal. संसद में इस मुद्दे पर टीएमसी को बीएसपी का भी साथ मिला। मायावती ने भी इस पूरे मामले की जांच की मांग की। बंगाल के अंदर क्या हुआ है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उससे परमिशन नहीं ली गई है और बिना परमिशन के वहाँ पर आर्मी को लगाया गया है, तो मैं समझती हूँ ये हमारे भारतीय संविधान में जो संघीय ढांचे का प्रावधान है तो उसके ऊपर बहुत बड़ा ये हमला है। टीएमसी के सांसद इसी तरह पूरे दिन संसद में हंगामा करते रहे। इन आरोपों का सेना ने भी खंडन किया और सरकार ने भी सफाई देकर टीएमसी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। मुझे इस सदन को कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि इस प्रकार के सेना का रूटीन एक्सरसाइज को कंट्रोवर्सी बना लेना एक गलत है और इंडिकेट्स अ पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन रादर देन करेक्ट एस्पेक्ट बीइंग पॉइंटेड आउट। ये केवल पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन है। जाहिर है ममता का मोदी विरोध किसी से छिपा नहीं है। नोटबंदी के फैसले के खिलाफ ममता बनर्जी ने विरोध का झंडा बुलंद किया हुआ है और अब सेना के जरिए पश्चिम बंगाल की सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाकर वो सरकार को घेरना चाहती हैं। ममता का ये सियासी विरोध शायद 2019 के घमासान के पहले की तैयारी है। ये कहना शायद गलत नहीं होगा। सेना की सफाई के बावजूद सैन्य अभ्यासों पर राजनीति की गूंज संसद के गलियारों तक पहुंची।
टीएमसी इसे फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला बता रही है और इमरजेंसी करार दे रही है, तो वहीं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अपनी राजनीति में कम से कम सेना को तो बख्श दो। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। सोनिया गांधी की अनुपस्थिति में कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज संसदीय बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। अपने पहले संबोधन में अपने तमाम कांग्रेस के सांसदों के सामने राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे प्रहार किए। यहां तक कि यह भी कह डाला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इमेज यानी कि छवि को कुछ इस तरह बनाकर रखना चाहते हैं कि वो टीआरपी पॉलिटिक्स, टीआरपी एक शब्द है जो कि टेलीविजन की रेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब इसका बद इस्तेमाल भी बहुत होने लगा है, खास करके राजनीति में। टीआरपी पॉलिटिक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं और सक्रिय रूप से अपनी ही छवि में कैद हैं, यह कहना है राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने कहा क्या कि बस राजनीति इस पर भी हो बैठी। देश की जनता कैश की किल्लत से परेशान है और इसी परेशानी को कांग्रेस बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए मोर्चे की कमान संभाल रखी है। राहुल गांधी ने पहली बार संसदीय दल की बैठक की अध्यक्षता की। राहुल ने अपने सांसदों को नोटबंदी के मुद्दे पर आक्रामक प्रचार करने का निर्देश दिया है। सांसदों से कहा गया है कि वो नोटबंदी के बीच जनता के पास जाएं। राहुल ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया है कि पीएम टीआरपी पॉलिटिक्स करते हैं। राहुल ने यह भी कहा कि मोदी टीवी चैनलों के मुताबिक अपनी नीति बनाते हैं। इतना ही नहीं, राहुल के मुताबिक मोदी अपनी छवि से बाहर निकलना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने विवेक से ये निर्णय लिया है और अब इस प्रकार का प्रयास हो रहा है कि गलती तो हो गई है, बचने के लिए अब आर्टिकल लिखवाए जा रहे हैं कि ये निर्णय आरबीआई का था, अधिकारियों ने उनको मिसलीड किया। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने भी करारा पलटवार किया है। क्या उनको शोभा देता है इस तरह की हल्की बात करना? जिस खानदान से आते हैं उसमें इस शब्द का प्रयोग करना उनको शोभा देता है? आज जब दुनिया में भारत की छवि आगे बढ़ रही है, आज जब भारत ईमानदारी की ओर बढ़ रहा है, तो क्या वो चाहते हैं कि उस समय जो उनके यहाँ 2G घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला होता था, वो टीआरपी के लिए था क्या? जाहिर है नोटबंदी को लेकर संसद का शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता जा रहा है। कांग्रेस पीएम के बयान की मांग को लेकर अड़ी है और पीएम की चुप्पी को आधार बनाकर सवाल उठा रही है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में राहुल गांधी ने अपने सांसदों को सीधे तौर पर निर्देश दिया कि वो केंद्र सरकार द्वारा फैलाए गए भ्रम को जनता के बीच जाकर दूर करें। कांग्रेस की आगे की रणनीति है कि संसद के भीतर लोक महत्व के मुद्दों पर सरकार का साथ दिया जाए, ताकि जनता में ये संदेश जाए कि लोक महत्व के मुद्दों पर कांग्रेस सरकार के साथ है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ मोहित दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। और आइए आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जो न्यूज नेशन ने सबके सामने सबसे पहले प्रस्तुत की और उसके साथ साथ उसका जबरदस्त असर भी हुआ है। फर्जी बैंक गारंटी के जरिए उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग में टेंडर देने वाली कंपनी बिरला श्लोक एडुटेक को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने भी सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। उधर कंपनी के फर्जीवाड़े का एक और मामला सामने आया है। जाहिर सी बात है, फाइनेंशियल अपराध अपने आप में एक बड़ा अपराध है, लेकिन बहुत लोगों को इसकी जानकारी हो नहीं पाती है। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग ने बिरला श्लोका एडुटेक कंपनी पर कार्रवाई करते हुए इसे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है। बैंक गारंटी को जब वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया कंसर्न बैंक के पास, तो वहाँ से लिख कर गया है कि इस तरह की कोई बैंक गारंटी उस कंपनी के नाम पे जारी नहीं हुई है। तो उसमें डायरेक्टर माध्यमिक शिक्षा को कहा गया है कि उसमें संबंधित फर्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं, क्योंकि ये इस तो धोखाधड़ी का प्रकरण है। उसने बैंक गारंटी फर्जी डिपार्टमेंट में प्रस्तुत की है और उसे ब्लैकलिस्ट करें। दरअसल यूपी के 1608 स्कूलों में कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सप्लाई के लिए इसी साल 1 मार्च को टेंडर निकाले गए थे। इसमें टेंडर भरने वाली बिरला श्लोका एडुटेक कंपनी ने जो 7 बैंक गारंटी जमा कराई थी वो फर्जी निकली। फर्जी बैंक गारंटी कुल 2,82,71,000 की थी। इसके बाद 18 अक्टूबर को कंपनी के एमडी आशीष महेंद्रकर और कंपनी सेक्रेटरी विनीत त्रिपाठी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। केंद्र सरकार ने भी इस फर्जीवाड़े को लेकर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।
बैंक के नियमों का दुरुपयोग करके कोई भी आदमी अगर बैंक गारंटी के माध्यम से फर्जी लोन ले ले या बैंक गारंटी के माध्यम से और कोई सुविधा ले ले, उसके खिलाफ निश्चित रूप से जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसके तहत कार्रवाई होगी। इस बीच सिटी यूनियन बैंक ने कहा कि बिरला श्लोका एडुटेक लिमिटेड की सब कॉन्ट्रैक्ट कंपनी वाइटल स्पार्क सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की शिकायत से मामला उजागर हुआ। दरअसल वाइटल स्पार्क को टोपास टेक्नोलॉजीज नाम की एक कंपनी से 10 बैंक गारंटी मिली थी, जो जांच में फर्जी पाई गई। इसके बाद जांच में दूसरी 8 बैंक गारंटियां भी फर्जी निकली। बैंक के मुताबिक इसके बाद यूपी के माध्यमिक शिक्षा विभाग को फर्जीवाड़े की इत्तला दी गई। We had informed the beneficiary that we had not issued any such bank guarantees. We quoted the following reply. Please note that the name of our bank, the names of 2 officers of our bank, addresses and telephone number of our branch at Ramanathapuram, Coimbatore have been used or misused to fabricate the 2 bank guarantees. Hence, please note not to act upon these 2 bank guarantees, which are null and void ab initio, as they were not issued by our branch at Ramanathapuram, Coimbatore. बिरला श्लोका एडुटेक का दामन पहले से दागदार रहा है। कंपनी को महाराष्ट्र में आदिवासी बच्चों की कंप्यूटर शिक्षा के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला था, लेकिन नियमों के खिलाफ जाकर इसे कंपनी ने आउटसोर्स कर दिया। इस मामले की जांच एसीबी कर रही है। यहाँ के जो आदिवासी बच्चे जो हैं वो शहरी इलाके के बच्चों के साथ उस कंपटीशन कर सके, तो गवर्नमेंट का उद्देश्य सही था, लेकिन दुर्भाग्य से ये तीनों जो कंपनी ने जिस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए था वो दुर्भाग्य से नहीं हो पाया, वो कागज पर ही रह गया। जाहिर है शिक्षा के नाम पर जिस तरह बिरला श्लोका एडुटेक पर फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं वो हैरान करने वाले हैं। जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है, फर्जीवाड़े की परतें खुलती जा रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन। अमेरिका में नए राष्ट्रपति के चुनाव के बाद पाकिस्तान में एक जबरदस्त तरह की खलबलाहट है। पाकिस्तान को डर है कि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत में अमेरिका शायद पाकिस्तान से और ज्यादा दूर हो जाएगा। पाकिस्तान की पीठ से अमेरिका का हाथ हट गया तो पाकिस्तान के लिए वाकई में स्थिति बहुत ही भयावह हो जाएगी, उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। इसलिए अमेरिका से अपनी नजदीकी बढ़ाने के लिए पाकिस्तान जी तोड़ कोशिशें कर रहा है, और इसी छटपटाहट में पाकिस्तान ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसे दुनिया में लोग हास्यास्पद मांग रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और नवाज शरीफ के बीच फोन पर बातचीत हुई, और इस बातचीत को पाकिस्तान की सरकार ने एक बयान के तौर पर जारी किया। इस बयान में यह दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नवाज शरीफ की जमकर तारीफ की है और उसके साथ साथ पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने की बात कही है। जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप की टीम पाकिस्तान के इस दावे की पुष्टि तो नहीं कर पा रही, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया भर में हर कोई बस इस बात को लेकर जरा हंस जरूर रहा है, मुस्कुरा जरूर रहा है कि पाकिस्तान को ऐसा करने की जरूरत क्या थी। क्या अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत से डर गया है पाकिस्तान? क्या अमेरिका में सत्ता परिवर्तन की आहट से घबरा गया है पाकिस्तान? अमेरिका के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए क्यों बेचैन है पाकिस्तान? क्या नवाज शरीफ को इस बात का भय है कि ट्रंप के राज में अमेरिका पाकिस्तान को साइडलाइन कर हिंदुस्तान के साथ दोस्ती की दास्तान लिखेगा? क्या पाकिस्तान के वजीर आजम को फिक्र है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्तों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी धुरी बनेगी जो पाकिस्तान को और भी ज्यादा अलग थलग कर देगी? और क्या इस बौखलाहट में झूठ बोल रहा है पाकिस्तान? क्या हताशा में पाकिस्तान ऐसे दावे कर रहा है जिसे सुनकर हंसी आती है और हैरानी भी होती है? दरअसल पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई देने के लिए फ़ोन किया, और दोनों नेताओं की बातचीत के बाद पाकिस्तान की सरकार की तरफ से एक बयान जारी किया गया। इस बयान में हैरान कर देने वाली बातें लिखी हैं। पाकिस्तान का दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नवाज शरीफ की जमकर तारीफ की, न सिर्फ उनकी शख्सियत बल्कि उनके काम की भी सराहना की। आइए हम आपको बताते हैं कि इस बयान में आखिर क्या कहा गया है। आप एक गजब के शख्स हैं, आप शानदार काम कर रहे हैं जो हर तरह से देखा जा सकता है। मैं जल्द ही आपसे मिलना चाहता हूं। मुझे लगता है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हूं जिसे मैं लंबे अरसे से जानता हूं। आपका देश अद्भुत है, वहां बड़ी संभावनाएं हैं। पाकिस्तान के लोग दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में
शुमार किए जाते हैं। पाकिस्तान का ये दावा विश्वास के लायक नहीं है, इस पर यकीन करना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये दावा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान किस तरह से अमेरिका को खुश करने के लिए बेचैन है और इसके लिए वो किस हद तक जा सकता है। इस सवाल का ताल्लुक पाकिस्तान की छटपटाहट की वजह क्या है, ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। पहले देखिए पाकिस्तान के बयान में और क्या कहा गया है। इसमें एक और हैरत अंगेज बात कही गई है। इसमें दावा किया गया है कि ट्रंप ने नवाज शरीफ से वादा किया है कि वो पाकिस्तान के सामने पेश होकर बकाया मुद्दों के समाधान में उसकी मदद करेंगे। लंबित समस्याओं का समाधान तलाशने की दिशा में अगर आप मुझसे कोई भूमिका निभाने की अपेक्षा रखते हैं तो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं और मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसी भूमिका निभाने में खुशी होगी। यानी पाकिस्तान इशारों ही इशारों में ये दावा कर रहा है कि अमेरिका के भावी राष्ट्रपति भारत और पाकिस्तान के बीच अनसुलझे मुद्दों पर प्रो पाकिस्तान स्टैंड ले सकते हैं और इन मुद्दों में कश्मीर भी शामिल हो सकता है। कहने की जरूरत नहीं है कि ये पाकिस्तान के ख्याली पुलाव हैं, हवाई घोड़े हैं और आसमानी महल हैं जो कूटनीतिक सच्चाई की खुरदरी जमीन पर ठहर ही नहीं सकते। इसका सबसे बड़ा प्रमाण अमेरिका से ही मिल गया। ट्रंप और शरीफ की बातचीत के बाद डोनाल्ड ट्रंप की टीम की तरफ से बयान जारी किया गया। इसमें पाकिस्तान के दावों को डाउन प्ले किया गया है। दोनों नेताओं ने इस बात पर सार्थक बातचीत की है कि भविष्य में अमेरिका और पाकिस्तान किस तरह से अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के उनके व्यक्तिगत रिश्ते मजबूत और दीर्घकालिक होंगे। देखिए ट्रंप की टीम की तरफ से जारी बयान से सिर्फ इसी बात की पुष्टि होती है कि नवाज शरीफ और ट्रंप के बीच दोस्ताना माहौल में बातचीत हुई और ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है क्योंकि कूटनीतिक स्तर पर बातचीत का यही सलीका होता है। ये एक सामान्य शिष्टाचार है। देखिए ये बधाई का जो संदेश था जो उन्होंने फ़ोन पर डोनाल्ड ट्रंप को कन्वे किया, उनको बताया, ये तो बड़ी रूटीन चीज़ होती है। अच्छी बातें इस तरफ से जाती हैं, बधाई जाती है, उधर से अच्छी बातें कही जाती हैं। ठीक है, हम प्रेसिडेंट बनने के बाद आशा करते हैं कि हमारे दोनों देशों के बीच में रिश्ते अच्छे रहेंगे, संबंध अच्छे रहेंगे, इसी तरह की बात है। और आप पूरा स्टेटमेंट देखें तो इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन ट्रंप की टीम के बयान में उन तमाम दावों की तस्दीक नहीं की गई है जो पाकिस्तान ने किए हैं। ऐसे में यह शक होना लाजमी है कि पाकिस्तान ने बयान दो मकसद से जारी किए। पहला, नवाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप के बीच सो कॉल्ड फ्रेंडशिप का माहौल बनाकर अमेरिका की सरपरस्ती हासिल करना और दूसरा, इसी बहाने भारत पर दबाव बनाना। लेकिन पाकिस्तान अपने किसी मकसद में कामयाब हो पाएगा इसकी कोई उम्मीद नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि आतंकवाद से लेकर अगर हम इस्लामिक वर्ल्ड की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना नजरिया चुनाव के पहले पूरे तरीके से साफ कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट कहा था कि ऐसा कोई देश या कोई भी संगठन जो आतंकवाद को प्रोत्साहित करता हो या इस्लामिक आतंकवाद की तरफदारी करता दिखे, ऐसे संगठनों के साथ अमेरिका का कोई संबंध न के बराबर रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप के ये बयान और खास करके मुसलमान विरोधी बयान ने पाकिस्तान के भवें तीखे कर दिए थे। और इस परिप्रेक्ष्य में जब पाकिस्तान को इस बात की समझ आई कि डोनाल्ड ट्रंप वाकई में अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने वाले हैं, तो पाकिस्तान की मजबूरी बन गई कि तय करे कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप के साथ रिश्ते कैसे बेहतर किया जाए। क्योंकि याद कीजिए, ट्रंप के चुनाव से ठीक पहले तक पाकिस्तान ट्रंप के समर्थन में बिल्कुल नहीं था। पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, हर मोर्चे पर पाकिस्तान को अमेरिका की जरूरत है। आर्थिक रूप में तंगहाल पाकिस्तान के लिए अमेरिकी मदद ऑक्सीजन की तरह है और इस ऑक्सीजन के बगैर पाकिस्तान का दम घुटने लगेगा। यही वजह है कि पाकिस्तान अमेरिका के नए राष्ट्रपति के साथ नजदीकियां बढ़ाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। दहशतगर्दी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का लहजा काफी सख्त रहा है। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान इस्लामी आतंकवादियों का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया था। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा था कि आतंकवादियों और उसका समर्थन करने वालों को कुचल देना चाहिए। जिस पर भी आतंकवाद का समर्थन करने का शक हो, उसे अमेरिका में एंट्री नहीं देनी चाहिए। ट्रंप के इस बयान के बाद पाकिस्तान की हालत चोर की दाढ़ी में तिनके वाली हो गई। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान टेररिज्म की सबसे बड़ी नर्सरी है। वो आतंकवाद का सबसे बड़ा संरक्षक और एक्सपोर्टर है।
इसीलिए ट्रंप के वो बयान पाकिस्तान को परेशान करने वाले थे। ओसामा बिन लादेन से लेकर हाफिज सईद और लखवी तक को पनाह देने वाला पाकिस्तान खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहा था। पाकिस्तान में बहुत से लोगों को लगता था कि ट्रंप का रवैया पाकिस्तान के हक में नहीं होगा। अमेरिकी चुनाव का नतीजा आने से पहले तक पाकिस्तान में ट्रंप को पसंद नहीं किया जा रहा था। लेकिन जब ट्रंप की अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत हो गई तो पाकिस्तान के सुर बदल गए और ये उसकी मजबूरी भी थी, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरानों को मालूम है कि अगले 4 साल तक पाकिस्तान में ट्रंप की ही हुकूमत चलेगी। और पाकिस्तान की आदत है कि वो हर एक बात पे झूठ बोलेगा। वो सिर्फ दुनिया को दिखाना चाहता है, बहुत कीन है दिखाने के लिए कि सब दुनिया के सब देश उसके साथ हैं, यानी चीन उसके साथ है, रूस उसके साथ हो रहा है, अमेरिका भी उसके साथ हो जाएगा, इंग्लैंड भी उसके साथ ही है करीब करीब। तो ये सब डरा करके वो बहुत खुश है कि दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि हम आइसोलेटेड नहीं है, इंडिया शायद खुद आइसोलेट हो जाएगा। अगले 4 साल तक पाकिस्तान की कूटनीति में ट्रंप का ही सिक्का होगा। इसीलिए ट्रंप को खुश रखना पाकिस्तान के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान को अमेरिका से न सिर्फ अरबों डॉलर की आर्थिक सहायता की उम्मीद है, बल्कि उसे अमेरिका से फौजी साजो सामान और तकनीक भी चाहिए। इसीलिए पाकिस्तान अब व्हाइट हाउस के नए मालिक की गुड बुक में आने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान अमेरिका की मदद पर किस हद तक निर्भर है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगले साल यानी 2017 में पाकिस्तान को अमेरिका से करीब 1 अरब डॉलर की आर्थिक और सुरक्षा संबंधी सहायता मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब डोनाल्ड ट्रंप की आने वाली सरकार इसके लिए तैयार होगी। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि आखिर पाकिस्तान इस वक्त इतना डरा हुआ क्यों है, इतना हताश क्यों है। वैसे पाकिस्तान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, पाकिस्तान की हुकूमत ट्रंप और शरीफ की बातचीत को लेकर चाहे जैसे भी बयान जारी कर ले, लेकिन ट्रंप के दिल में पाकिस्तान की क्या तस्वीर है, ट्रंप पाकिस्तान को किस नजरिए से देखते हैं, इसे साबित करने के लिए ट्रंप का बस एक ही ट्वीट काफी है। 2012 के इस ट्वीट में ट्रंप ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के खराब ट्रैक रिकॉर्ड पर निशाना साधा था और पाकिस्तान को दी जा रही मदद को रोकने की मांग उठाई थी। आइए आपको हम वो ट्वीट दिखाते हैं। ट्रंप का एंटी पाकिस्तानी ट्वीट। इस बात को अच्छी तरह से समझ लो, पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं है। हमने उन्हें कई अरब डॉलर दिए, लेकिन उससे हमें क्या मिला? धोखा और अनादर, या इससे भी कुछ बुरा। सवाल है कि जिन डोनाल्ड ट्रंप ने 2012 में पाकिस्तान को अमेरिका का दोस्त मानने तक से इनकार कर दिया था और उसे किसी तरह की मदद नहीं देने की बात की थी, क्या वो राष्ट्रपति बनने के बाद पाकिस्तान को लेकर अपने विचार बदल देंगे? क्या कभी ट्रंप पाकिस्तान पर भरोसा कर पाएंगे? टीम न्यूज़ नेशन। 1951 से लेकर आज तक लगातार पाकिस्तान ने एक बात स्पष्ट रखी, हर कीमत पर अमेरिका के साथ मिलकर अमेरिका का सैटेलाइट स्टेट बनकर रहना। और यही वजह है कि पाकिस्तान को हमेशा अमेरिका की सरपरस्ती में हर तरह की मदद मिलती रही। लेकिन जैसे जैसे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बढ़ी और नज़दीकियां बढ़ी हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच, क्योंकि ये 2 लोकतांत्रिक देश हैं जिनके सामरिक और आर्थिक हित लगभग एक जैसे हैं, और जैसे जैसे हिंदुस्तान और अमेरिका एक दूसरे के नज़दीक आने लगे, पाकिस्तान को ये बात बहुत खटकने लगी। उसने चीन को अपना साथी बनाना चाहा। इसके बावजूद अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पाकिस्तान के लिए आवश्यक है कि वो अमेरिका के साथ अपने संबंध बेहतर से बेहतर करते रहे। अब ऐसे में जरा सोचिए, राष्ट्रपति इलेक्ट यानी कि राष्ट्रपति मनोनीत होने वाले डोनाल्ड ट्रंप अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, तो क्या पाकिस्तान के हुक्मरानों को यह बात अच्छी लगेगी? जाहिर सी बात है, यह प्रशंसा उस शीशे की तरह है, पिघलते शीशे की तरह है, जो पाकिस्तान के हुक्मरानों के कान में पड़ रही है। और यही वजह है कि पाकिस्तान हर कोशिश कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को बस पटाया जाए किसी तरीके से। बमुश्किल 1 महीने पहले राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले डोनाल्ड ट्रंप भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के प्रशंसक हैं और ये बात पूरी दुनिया को मालूम है। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ट्रंप की शख्सियत में मोदी की छाप नजर आती है। ट्रंप से 2 साल पहले हिंदुस्तान की सत्ता के शीर्ष पर बैठे नरेंद्र मोदी दक्षिणपंथी विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं और ट्रंप की सोच भी दक्षिणपंथी है, यानी विचारधारा के स्तर पर भी दोनों के बीच किसी सीमा तक तुलना की जा सकती है। हिंदुस्तान से मोदी तो अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप एक ही वैचारिक जमीन पर खड़े नजर आते हैं। ट्रंप अपने भाषणों में हिंदुस्तान की हिमायत करते हैं और मोदी की तारीफ। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India.
big fan. I look forward to working with Prime Minister Modi, who has been very energetic in reforming India's bureaucracy. Great man. I applaud him for doing so, and I look forward to doing some serious bureaucratic trimming right here in the United States. Believe me, we need it also. Your great Prime Minister has been a pro-growth leader for India. He simplified the tax code and cut taxes, and their economy has grown 7% a year. Excellent. Our economy is practically not growing at all in the United States. ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन में मोदी के चुनावी नारे की गूंज सुनाई पड़ी। मोदी की तरह ट्रंप भी कह चुके हैं कि वो राष्ट्रपति बनने के बाद कभी छुट्टी नहीं लेंगे। मोदी और ट्रंप दोनों का अंदाज आक्रामक है। दोनों अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखते हैं। 1965 के युद्ध में आज की तारीख में दोनों अपने अपने देश में सत्ता की धुरी बन चुके हैं। कुछ इसी अंदाज में लोगों से रूबरू होने का तरीका प्रधानमंत्री मोदी का भी रहा है। मोदी और ट्रंप के अंदाज और वर्किंग स्टाइल में काफी समानता दिखती है। दोनों कड़े फैसले और बड़े निर्णय लेने के लिए मशहूर हैं। दोनों के विरोधियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो विरोध की परवाह नहीं करते और अपनी राह पर मजबूती के साथ बढ़ते चले जाते हैं। बड़ी लड़ाई देश लड़ रहा है और अब उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ट्रंप और मोदी की दोस्ती भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों का नया अध्याय लिखेगी। टीम न्यूज़ नेशन। कूटनीति में रिश्ते के आधार ठीक वैसे ही होते हैं जैसे कि एक परिवार या फिर राष्ट्र। सब कुछ निहित स्वार्थ पर निर्धारित होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि ना ही डोनाल्ड ट्रंप और ना ही नवाज शरीफ एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर ही चलना पड़ेगा। कम से कम ये कूटनीति का कायदा है। लेकिन पाकिस्तान के लिए डोनाल्ड ट्रंप अत्यंत आवश्यक हैं और इसकी दो बड़ी वजहें हैं जो आपके सामने हम रखना चाहेंगे। सबसे पहले सामरिक। पाकिस्तान को हथियार बड़े पैमाने पर अमेरिका से मिलते हैं और अगर यह सप्लाई बंद हो गया तो फिर पाकिस्तान की सामरिक स्वार्थ का क्या होगा? हिंदुस्तान से पाकिस्तान कैसे मुकाबला कर सकता है या फिर अपने अस्तित्व को कैसे बचा सकता है? और दूसरा सबसे बड़ा कारण है आर्थिक। पाकिस्तान को अनुदान के रूप में अमेरिका से जो रकम मिलती है, अगर वो आज बंद हो जाए तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में इतने पैसे भी नहीं हैं कि पाकिस्तान की जनता का पेट 30 दिनों तक भरा जा सके। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका की सरपरस्ती पाकिस्तान के लिए कितनी आवश्यक है। नवाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप दोनों एक दूसरे से रूबरू नहीं हुए, लेकिन पाकिस्तान ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है जैसे डोनाल्ड ट्रंप नवाज शरीफ के मुरीद हो गए हैं। पाकिस्तान की ये कोशिश हास्यास्पद है, लेकिन उसके पीछे जो रणनीति है वो काफी गंभीर है। दरअसल पाकिस्तान की इस कोशिश को समझने के लिए हमें पाकिस्तान की इकनॉमी पर एक नजर डालनी होगी। एक अनुमान के मुताबिक आतंकवाद का प्रायोजक और निर्यातक पाकिस्तान आर्थिक रूप से इतना कमजोर हो चुका है कि अगर अमेरिकी मदद ना मिले तो सिर्फ 1 महीने में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। यानी पाकिस्तान की इकनॉमी की गाड़ी अमेरिकी मदद के ईंधन के बिना नहीं चल सकती। लेकिन पिछले कुछ सालों में अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव देखने को मिला है और इसकी मुख्य वजह है आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का रवैया। भारत में आतंकवाद की आग लगाने वाले पाकिस्तान ने अमेरिका को भी धोखा दिया। अमेरिका ने आतंकवाद से लड़ने के लिए पाकिस्तान को भारी आर्थिक सहायता दी और हाईटेक हथियार और मिलिट्री टेक्नोलॉजी मुहैया करवाई, लेकिन पाकिस्तान ने उसका बेजा इस्तेमाल किया। आरोप है कि पाकिस्तान की फौज और आईएसआई ने अमेरिकी फंड का इस्तेमाल आतंकवादियों की मदद के लिए किया। अमेरिका ने दहशतगर्दी से लड़ाई के लिए जो फौजी साजो सामान और तकनीक पाकिस्तान को उपलब्ध करवाई, उसे पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को अमेरिका ने बहुत बर्दाश्त किया। अमेरिका ने कई बार कड़े शब्दों में पाकिस्तान से कहा कि वो आतंकियों की नकेल कसे, लेकिन पाकिस्तान नहीं सुधरा। आतंकी हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ एक्शन में पाकिस्तान के रवैये से भी अमेरिका को नाराजगी हुई और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान को $30 करोड़ की सैन्य मदद नहीं देने का फैसला किया गया।
साल 2011 में पाकिस्तान को अमेरिकी सुरक्षा सहायता 1.3 अरब डॉलर थी, जो बाद के सालों में घटकर 34 करोड़ डॉलर रह गई। अगर पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से मिलने वाली आर्थिक सहायता की बात करें तो ये रकम साल 2011 में 1 अरब डॉलर थी, वो घटकर 56 करोड़ डॉलर तक सिमट गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2011 से पाकिस्तान को अमेरिकी सुरक्षा मदद में 50% से ज्यादा की कमी आई है। रिश्तों में तल्खी का अगला सबूत तब मिला जब अमेरिका ने पाकिस्तान को 8 F-16 फाइटर जेट की नई खेप देने से इनकार कर दिया। ये F-16 फाइटर प्लेन अमेरिका से आंशिक सहायता के तौर पर पाकिस्तान को मिलने थे, लेकिन जब अमेरिका ने हाथ खींच लिए तो पाकिस्तान के पास इतना फंड नहीं है कि वो अपने दम पर इतने महंगे लड़ाकू जहाज खरीद सके। आतंकवाद पर पाकिस्तान की डबल गेम के अलावा पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को लेकर भी अमेरिका में चिंता है। पाकिस्तान में जिस आतंकवादी तत्वों को सेना और ISI का समर्थन हासिल है, उसे देखते हुए आशंका है कि कहीं पाकिस्तान के परमाणु हथियार आतंकियों के हाथों में ना पड़ जाएं। अमेरिका पाकिस्तान की असलियत समझ चुका है कि पाकिस्तान के खाने के दांत और हैं और दिखाने के और। वो मुंह पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की बात करता है, लेकिन अंदर ही अंदर आतंकियों की हिमायत करता है। यही वजह है अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में दरार पड़ गई है। टीम न्यूज़ नेशन। रिश्तों के उतार चढ़ाव के बीच एक बात स्पष्ट है, पाकिस्तान जब से अस्तित्व में आया उसके बाद से ही उसने अमेरिका का दामन थाम लिया था और लगातार अमेरिका से उसे मदद मिलती रही। कभी रूस से लड़ाई लड़ने के नाम पर, कभी रूस को रोकने के नाम पर, तो कभी आतंकवाद और तालिबान के खात्मे के नाम पर। कभी उसे सैन्य साजो सामान मिलते रहे जो कि अनुदान के तौर पर मिलते रहे, या फिर अमेरिकी डॉलर, और इसी बदौलत लगातार पाकिस्तान फलता फूलता रहा। लेकिन 2011 में जब उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने पाकिस्तान की सरजमीन पर खत्म किया, उसके बाद से अमेरिका का रुख लगातार पाकिस्तान के प्रति बदलता दिखा है। अमेरिका से मिलने वाली आर्थिक मदद अब लगभग 53% कम हुई है। इसके बावजूद मदद की राशि इतनी है कि आज भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अमेरिकी अनुदान पर ही चल रही है। ऐसे में अमेरिका की और बेरुखी पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आज अगर अमेरिका को भारत और पाकिस्तान के बीच किसी एक को चुनना पड़े तो वो किसे चुनेगा? इस सवाल का जवाब देने में शायद आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका और भारत आज एक दूसरे के काफी करीब हैं और पाकिस्तान को लेकर अमेरिका के मन में शक की बुनियाद लगातार गहरी होती जा रही है। लेकिन इतिहास में पलट कर देखें तो तस्वीर बिल्कुल अलहदा नजर आती है। दरअसल बीते जमाने में पाकिस्तान हमेशा से अमेरिका के करीब रहा है। पाकिस्तान कभी अमेरिका की जरूरत बना तो कभी मजबूरी, लेकिन दोनों हालात में पाकिस्तान को अमेरिका से फायदा मिलता रहा। कोल्ड वॉर के जमाने में जब भारत रूस के नजदीक था तब पाकिस्तान अमेरिका के पाले में खड़ा नजर आता था। याद कीजिए 1971 की जंग, जब अमेरिका ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन किया था। अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार भी मुहैया करवाए थे। अमेरिका नहीं चाहता था कि रूस भारत की मदद से दक्षिण एशिया में अपने पैर जमा ले, लेकिन ये बात बीते जमाने की हो चुकी है। 20वीं सदी के आखिरी चरण में एक तरफ सोवियत संघ का पतन हुआ और दूसरी तरफ भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा। इसके बाद भारत और अमेरिका एक दूसरे के नजदीक आते चले गए। अमेरिका को भारत में अपने आर्थिक हित नजर आए। अमेरिका में भारतीय मूल के 35 लाख लोग रहते हैं, जो वहां की जनसंख्या का 1% है। दोनों देशों के बीच कुल मिलाकर व्यापार 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर चुका है। दोनों देशों ने इसे 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर बनकर उभरा है। पिछले एक दशक के दौरान अमेरिकी कंपनियों के साथ करीब 10 अरब डॉलर मूल्य के रक्षा सौदे हुए हैं। अमेरिका ने NSG में एंट्री को लेकर भी भारत का खुला समर्थन किया है। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती नजदीकी पाकिस्तान को रास नहीं आ रही। दुनिया में अलग थलग पड़ते जा रहे पाकिस्तान को तो अब बस चीन का आसरा है। चीन पाकिस्तान को आर्थिक और सैन्य मदद मुहैया करा रहा है, लेकिन सिर्फ चीन के दम पर पाकिस्तान न तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में टिका रह सकता है और न ही आर्थिक सामरिक मोर्चे पर। इसलिए वो अमेरिका के साथ एक बार फिर अपने रिश्तों को गरमाना चाहता है। टीम न्यूज़ नेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि अभी ही नहीं बल्कि आने वाले दिनों में भी डोनाल्ड ट्रंप और उसके प्रति आस्था प्रकट करने में पाकिस्तान कभी पीछे नहीं रहेगा। लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच अगर चुनना हो तो अमेरिका के लिए बहुत स्वाभाविक चुनाव है हिंदुस्तान।